बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले प्रीवियस 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था एंड द सेकंड वन के बीच में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व की थी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 को स्टार्ट करने जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं लिए तो इस लेक्चर को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि वो करना आपके लिए लाजमी है। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ आते हैं कि प्रूव दैट फॉर एनी 2 एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है, एम्प्टी सेट को पहले समझ लेते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जो बिल्कुल खाली होता है, जिसके अंदर कोई जो नंबर है ना वो नहीं होता। अब जब नॉन एम्प्टी आ जाएगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो एम्प्टी नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई नंबर इंक्लूड है, 1 2 3 कोई ना कोई नंबर इंक्लूड है। प्रूव दैट फॉर एनी। अब 2 नॉन एम्प्टी सेट के लिए हमने प्रूव करना है, ठीक है। और वो सेट कौन से हैं? ए और बी के। अब मज़ीद अगर आप पढ़ें तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप अगर डिमॉर्गन्स लॉ को रिमाइंड करें तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जब लेफ़्ट हैंड साइड में यूनियन हो तो राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन होता है। ऐसे ही है, और कॉम्प्लीमेंट्स दोनों में जिस तरह इसमें है ना, इसी तरह होते हैं। जैसे कि एक होल कॉम्प्लीमेंट और उसमें सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं। और अगर इसी तरह इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन है तो फिर दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट रिवर्स हो जाते हैं। अब देखें, प्रूव करने हैं यहाँ पे कि लेट एक्स इज बिलोंग टू। अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पे, तो फिर जब हम इस कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे, यानी कि यू के साथ इसको माइनस कर देंगे, तो फिर ये एक्स इज़ नॉट बिलोंग हो जाएगा। ये बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी से, क्योंकि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये जो यू से हम माइनस करते हैं, वो जब यू से माइनस हो रहा होता है तो एक किस्म का वो रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स से मुराद, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है तो फिर यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा अगर हम इसके यू को यहाँ पे ले आएंगे, इसके साथ माइनस कर देंगे तो इसको मतलब है कि अगर ये पूरा ए यूनियन बी के साथ नहीं बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू बी। ना एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ना बी से बिलोंग कर रहा है, ना यूनियन से। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है इससे ये बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह अगर हमें ये पता लग गया कि एक्स इज़ बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर हमें यहाँ से ऐसे भी समझ आ सकता है कि एक्स इज़ बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स इज़ बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम सेपरेट भी तो बिलोंग कर सकते हैं। तो इसी तरह ये एक्स इज़ बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है। इंटरसेक्शन यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक किस्म का कॉमन लिया है, कॉमन ही लिया ना, इसको देख के हमने ये बनाया है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब यही है कि ये और वो जो ये वाला आंसर हम लेके आए हैं ये सेम आ गया है। अब देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट है, ठीक है, इज़ द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ पे ये नोट पढ़ लें कि अ सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए, कि जो बी सेट है ना वो ए सेट का सबसेट है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर हर एलिमेंट सेट बी का इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो जो मतलब एलिमेंट्स बी के अंदर है ना, यानी कि जो नंबर्स बी के अंदर है वो ए के अंदर भी होंगे, तो मैथमेटिकली वी कैन राइट, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज़ बिलोंग टू बी एंड एक्स इज़ बिलोंग टू ए, जो हमने यहाँ पे बात की थी ये वाली, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे कहते हैं कि नाउ सपोज दैट, अगर हम कहते हैं कि ये एक्स हमने लिया है तो एक्स, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने एक्स लिया तो वाई में भी उसका आंसर वो आएगा या नहीं आएगा। ये प्रूव करना है ना, प्रूव करने के लिए आपको 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी ताकि वाकई में वो लग सके कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि y इज़ बिलोंग टू, मतलब हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, पहले हमने इसको x के बिलोंग किया था, अब हम इसको y के बिलोंग कर देंगे।
ये जो हम आंसर लेके आए ना, इसी को हम पाई के बिलोंग करते हैं। अब जब हम इसको बिलोंग करेंगे तो सेम वैसे कि अगर y इज़ बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट है और y इज़ बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है कि y इज़ नॉट बिलोंग टू a एंड y इज़ नॉट बिलोंग टू b। कॉम्प्लीमेंट को हटा के इज़ नॉट बिलोंग टू लगा देंगे। अब इसी तरह हो जाएगा कि y इज़ नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, a यूनियन b, तो y इज़ बिलोंग टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट वाले से बिलोंग करता है और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट वाले से बिलोंग नहीं करता था। ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 इक्वेशन से हम कंक्लूड करते हैं कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, थ्योरम, कंजक्टर एंड एक्सियम। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता देती हूँ। थ्योरम में हम खुद स्टेटमेंट को सपोज करते हैं और फिर खुद ही फार्मूला लगा के, कोई भी फार्मूलाज देख के उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थ्योरम जो है वो लास्ट में आके रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने सपोज गलत किया होता है। कंजक्टर में क्या होता है, कंजक्टर इसके ऑपोजिट है। कंजक्टर में एक ऐसी स्टेटमेंट ली जाती है कि जिसमें हम अगर कोई प्रूव ना भी दें तो उसको ट्रू ही समझा जाए। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल लिख रहे हैं, ठीक है, हम 2 का टेबल लिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और आगे डैश डाल के आगे अगले टेबल स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि ऐसे लिखते हैं। मैं आपको ना थोड़ी सी साथ एग्जांपल भी दे देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, 4, 6 डैश 10 आगे 12 फिर डैश। अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये 2 का टेबल चल रहा है। मैंने इसमें विदाउट एनी प्रूफ यहाँ पे 8 लिख देना, यहाँ पे 15 लिख देना। तो क्या मैंने इसको प्रूफ, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कोई फार्मूला लगाया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया, सीधा इसका टेबल लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू समझना पड़े विदाउट एनी प्रूफ, कोई भी प्रूफ दिए बगैर, तो फिर हम उसको कंजक्टर कहेंगे। लेकिन एक्सियम के अंदर हम प्रूफ देते हैं। हम कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू कहेंगे कि ये ट्रू है तो फिर हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा। इसमें प्रूफ देना लाजमी है, इसमें प्रूफ देना लाजमी नहीं है। और इसमें हम खुद ही सपोज करके उसका आंसर लेके आने की कोशिश करते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम आपने पहले पढ़े भी होंगे किसी 8th क्लास में, जिस तरह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। इन प्रीवियस सेक्शंस, पुराने सेक्शंस में, वी हैव एक्सप्लोर्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक्सप्लोर किया था और ऐसा ही है, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़े हैं। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ्स, और उनके जो प्रूफ्स हैं, उनके जो सबूत हैं कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, जो मतलब एक दूसरे से अपोजिट हैं, उनको हमने प्रूव करने की कोशिश की थी। वी विल नो मूव टू अ मोर एडवांस कंसेप्ट। अब हम एक और कंसेप्ट को देखेंगे, एडवांस कंसेप्ट को, जिसको थ्योरम कहा जाता है। अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू, जो ट्रू समझा जाता है, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, पुराने बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर। उसको देखें, हम खुद सपोज करते हैं ना, हम सपोज भी उसी चीज़ को कर रहे होते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जो पहले से मौजूद होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, उनके थ्रू हम उनको सपोज करके प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम कोई नई स्टेटमेंट नहीं बना रहे, हम पुरानी ही किसी स्टेटमेंट को लेके, पुरानी ही किसी स्टेटमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर थ्योरम। जैसे ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि थ्योरम द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। ये आपको पता है, ये बिल्कुल करेक्ट है और ऐसा ही है। देखें, एक इंटीरियर एंगल को जब हम सम लेते हैं, कोई एक क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि क्वाड्रिलेटरल किस तरह होता है, ऐसे, जिसकी 4 साइड होती है। अब चारों साइड में अगर आप देखें, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बनाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो ये क्या पूरा के पूरा 360 डिग्री का एंगल नहीं होता। एक डी 180 डिग्री का एंगल होता है और जब 2 डी हो जाते हैं तो वो 360 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाते हैं। तो ये थ्योरम का पहला कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में जो प्लस माइनस, ये डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, हर इंटीजर 1 से बड़ा होता है। कैन
यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और उसको क्या एक्सप्रेस किया जाता है कि वो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगा अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, और फिर उसके फैक्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिसके अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड आते हैं। फर्मेट्स लास्ट थ्योरम, फर्मेट मैथमेटिशियन का नाम है, उनका लास्ट थ्योरम है कि देयर इज़ नो 3 पॉजिटिव इंटीजर, कि यहाँ पे कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखें ए रेज़ टू पावर एन प्लस बी रेज़ टू पावर एन है इज इक्वल टू सी रेज़ टू पावर एन ना। जब ये इज इक्वल के उस साइड पे है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसने कहा है कि यहाँ पे कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और ऐसा है कि ये तीनों पॉजिटिव नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं कि वन ऑफ द फेमस थ्योरम्स वॉज नेम्ड। अब ये थ्योरम भी ना कुछ फेमस थ्योरम्स भी हैं। वॉज नेम्ड आफ्टर द 17th सेंचुरी, जो फेमस थ्योरम बनाया गया था ना 17th सेंचुरी के बाद का था वो। फ्रेंच मैथमेटिशियन पायल फर्मेट। अब ये एक फर्मेट नाम का बंदा है जो फ्रेंच था और फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसने 17th सेंचुरी के बाद एक थ्योरम बनाया था और उसको फेमस थ्योरम कंसिडर किया जाता था। लेट्स एग्जामिन फर्मेट्स लास्ट थ्योरम। अगर हम जो इसका लास्ट थ्योरम है जिसमें इसने कहा था कि देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर, उसके अंदर अगर हम उसको एग्जामिन करें फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज़, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ से, एंड सी हाउ दे अप्लाई, और हम ये देखें कि ये किस तरह अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको देख सकते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 2, कि n हमारे पास 2 है, द स्टेटमेंट सिंप्लीफाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे n था ना वहाँ हमने 2 डाल दिया है। विच डज हैव सोल्यूशन। अब देखें इसके पास सोल्यूशन है, इसको सोल्यूशन करते हैं। दिस इज़ द वेल नाउन पिथागोरस थ्योरम। ये एक पिथागोरस थ्योरम है, हमने पिथागोरस थ्योरम में पढ़ा था h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वहाँ पे भी हम इसी तरह इसको लेके चलते थे, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है कि फॉर इंस्टेंस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। क्या ऐसा है? 3 टाइम 9 प्लस 4 टाइम 16, और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 ही होता है, और 5 स्क्वायर भी 25 होता है। तो ये यहाँ पे देखें कि होल्ड्स ट्रू है ना ये, बिकॉज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, क्योंकि 9 प्लस 16 इक्वल होता है 25 के, इस वजह से इसको ट्रू ही कंसिडर किया जाए। नाउ लेट्स एग्जामिन द स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे तो हमने इवन नंबर लिया था ना 2, यहाँ पे देखें हम 3 लेते हैं, n को अगर 3 कंसिडर करें तो a3 प्लस b3 यानी क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सर्चिंग, के काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद, काफ़ी सदियों के बाद जब इसके ऊपर सर्चिंग की गई तो कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं था जो इस सॉल्यूशन में हमें फाइंड किया जा सकता था, यानी कि हम इस सॉल्यूशन को के अंदर इसको तलाश सकते थे। एंड वाइल्स प्रूव, और वाइल नाम का एक बंदा था, उसने इसको प्रूव कंफर्म किया था दैट नो सच नंबर एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू 5 का क्यूब। उसने इसकी जो थ्योरी थी ना उसको रिजेक्ट किया था। उसने कहा था कि हर नंबर के लिए ये ठीक नहीं हो सकता। 2 के लिए तो ये ठीक था जब हमने n को 2 कंसिडर किया था, लेकिन अगर हम 3 के पास आएँ तो वहाँ पे ये गलत होता है। तो वाइल ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था। फर्मेट क्लेम्ड, अब फर्मेट ने दोबारा इसके ऊपर क्लेम किया कि ही कुड प्रूव दिस थ्योरम बट नोटेड दैट द मार्जिन ऑफ हिज बुक वॉज टू स्मॉल फॉर अ सच मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन। वो कहता है कि फर्मेट ने क्लेम किया कि वो इस थ्योरम को मज़ीद प्रूव कर सकता था, लेकिन जो उसकी बुक का मार्जिन था ना वो बहुत छोटा था, इस वजह से वो इसको मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका था। डिस्पाइट हिज असर्शन many mathematics found it challenging to prove the theorem for centuries। अब काफ़ी सदियों तक लोगों ने इस जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इसको चैलेंज करने की कोशिश की भी थी। द थ्योरम रिमेन्ड अनप्रूवन फॉर ओवर 350 ईयर्स। जो ये थ्योरम है
ये काफ़ी टाइम तक 350 ईयर्स तक ये अनप्रूवन रहा है, ये इस सबूत के साथ नहीं रहा। एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, और ये सबसे फेमस प्रॉब्लम आ गई थी मैथमेटिक्स के अंदर। इन 1993 एंड्रू वाइल्स, वो जो हमने ऊपर वाइल की बात की है जिसने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड अ प्रूफ आफ्टर वर्किंग ऑन इट। फिर उसने क्या किया, इसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया फॉर ओवर 7 ईयर्स, और उसने 7 साल इसके ऊपर काम किया, स्पेनिंग 100 ऑफ पेजेस, और उसने 100 ऑफ पेजेस जो हैं वो इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिए। दिस इलस्ट्रेट दैट सम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर नॉट इमीडिएटली एविडेंट, और इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जो इसने दी हैं, फैक्ट्स के साथ दी हैं, वो ये एविडेंट के साथ नहीं हैं, वो सबूत के साथ नहीं हैं। अगर वो सबूत के साथ इनको देता तो शायद फिर ये प्रूव हो जाते। फिर हमने कंजक्टर के बारे में पहले भी डिस्कस किया कि कंजक्टर ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें ट्रू जब देखें उसको, या उसको ट्रू कंसिडर करना पड़े, तो फिर हमें कोई भी प्रूव नहीं देना पड़ता। जैसे आप इस डेफिनेशन से देख सकते हैं कि कंजक्टर इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू। हमें इसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है कि ये ट्रू है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव, लेकिन उसके लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ता। इन मैथमेटिक्स कंजक्टर्स इवन ऑफन सर्व एज हाइपोथेसिस, उस कंजक्टर को हाइपोथेसिस के साथ सर्व किया जाता है। एंड इफ़ अ कंजक्टर इज़ प्रूवन टू बी ट्रू, और अगर एक कंजक्टर प्रूव है तो इट बिकम्स अ थ्योरम, और अगर वो ट्रू हो जाए तो फिर वो थ्योरम बन जाता है। एक कंजक्टर जब प्रूव हो जाता है तो वो थ्योरम हो जाता है। कन्वर्सली, इफ़ एविडेंस इज़ फाउंड दैट डिसअप्रूव्स इट, द कंजक्टर इज़ शोन टू बी फॉल्स, और अगर उसका जो एविडेंस है वो डिसअप्रूव हो जाए, डिसअप्रूव होने का मतलब ये है कि जब उसका कोई सबूत ना रहे तो फिर वो फॉल्स हो जाता है कंजक्टर। हियर इज़ अनदर वेल नोन स्टेटमेंट दैट हैज़ गेन्ड इनफ रिकॉग्निशन टू बी नेम। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है जिसके नाम की कोई पहचान नहीं है। फर्स्ट प्रपोज इन, मतलब कि हमें कोई नहीं पता कि वो किसने दी है। पहली जो है वो प्रपोज की गई थी 18th सेंचुरी में बाय द जर्मन मैथमेटिशियन क्रिस्टाइन गोल्डबैच। अब गोल्डबैच जो है वो क्रिस्टन एक था, गोल्डबैच मैथमेटिशियन था जर्मन का। 18th सेंचुरी के अंदर इसने सबसे पहले उसको प्रपोज किया था, जिसको गोल्डबैच कंजक्टर कहा जाता था। अपने नाम से उसने इसको स्टेट करवाया था कि द गोल्डबैच कंजक्टर स्टेट दैट, उसने क्या स्टेट करवाया कि स्टेटमेंट एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जैसे पहले उसने कहा था ना, इसने क्या नाम था इसका, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन जो था पायरी फर्मेट, इसने जैसे कहा था ना कि हर जो इंटीजर है वो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं रख सकता, तो इसी तरह इसने भी बोला है कि जो ग्रेटर देन 2 इंटीजर्स हैं, यानी कि 2 से जो बड़े इंटीजर हैं वो प्राइम नंबर के सम से आते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं, उनको प्लस करने से आपस में ये ग्रेटर देन 2 से आगे इंटीजर्स आते हैं, इवन इंटीजर्स, याद रहे। तो वी मस्ट एग्री दैट द कंजक्टर इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पे एग्री करना पड़ता है कि कंजक्टर हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स होता है, ये हमने देखना होता है। यानी कि ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। इट अपीयर्स टू बी ट्रू बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस एज मैनी इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 कैन इंडीड बी रिटन एज द सम ऑफ द प्राइम। इन्होंने अच्छा आगे एग्जांपल भी थोड़ी सी बता दी है कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एंड 12 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अमॉन्ग अदर्स। अब इस तरह उन्होंने आगे चलाते गए हैं कि ये जो आपस में सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनको आपस में ऐड करने से हमारे पास इवन नंबर सारे आते हैं, और ऐसा ही है 4, 6, 12। देखिए, however this does not preclude the possibility that some large even number may exist that cannot be expressed as the sum of 2 primes. The conjecture would be proven false. conjecture false होगा अगर हम कोई भी नंबर ढूंढ लेंगे, if such a number is found despite extensive effort since गोल्डबैच वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है फर्स्ट, इसमें से कोई ख़ास चीज़ नहीं है।
मैंने जो आपको यहाँ से सारा समझाया है, कुछ मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको समझा दी हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, जैसे गॉल्बेज कंजक्टर था, और ये कब इसने जो है वो ये वाला प्रपोज किया था, 18वीं सेंचुरी में किया था, ये कौन सा मैथमेटिशियन था, जर्मन था। इसी तरह पायरी फॉर्मेट कौन सा मैथमेटिशियन था, फ्रेंच। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, MCQs के अंदर आती हैं। और अगर हम इसकी लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ें कि नेवरदलेस, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कंजक्टर इज़ अ वैलिड मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कंजक्टर के पास एक वैलिड मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंजक्टर जो है वो विदाउट एनी प्रूफ स्टेटमेंट को ट्रू कर सकता है, एज इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसको ज़रूरी है कि या तो इसको ट्रू होना पड़ेगा और या फॉल्स होना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे एक्सिम को। एक्सिम का मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू कह रहे हैं। कि एन एक्सिम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। तो इसका मतलब है कि हम विदाउट एनी प्रूफ या फिर कोई भी स्टेटमेंट कोई भी जो प्रूफ है वो रिक्वायर किए बगैर हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, हमें प्रूफ देना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स दीज स्टेटमेंट आर बेसिक फैक्ट्स दैट फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर आइडियाज एंड आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस। मोरएवर देयर इज़ नो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग दीज स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है कि हम एवरीडे एक्सपीरियंसेस से भी इसका आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ एक्सिम। पहला है एक्सिम थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास। तो ये जो है वो कुछ इनकी आगे से हमें टाइप्स दे दी गई हैं। यूक्लिड एक्सिम्स, कैनो एक्सिम्स, एक्सिम ऑफ एक्सटेंशनलिटी, इसी तरह एक्सिम ऑफ पावर सेट। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ तक हमारे पास कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब एग्जांपल 8 को देखें कि प्रूव दैट a डिवाइड बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम लिया गया है। ठीक है, अब वेयर ए बी सी डी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये ज़ीरो नहीं है। अगर ना हो तो फिर ये सारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रूल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और जो लॉज होते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे वही यूज़ किए गए। हमने ये सारे यूज़ करके इसका एलसीएम लेके इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह एग्जांपल 9 में है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 है। इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके, यानी कि इन सबको सेपरेट किया गया। और जब सेपरेट किया गया है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया गया राइट हैंड साइड के। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है कि 45x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ पे भी सेम लॉज यूज़ किए गए हैं। इन सब को भी जैसे पहले हमने सेपरेट किया वैसे ही सेपरेट किया गया है। और इसका आंसर क्या आया, 1 डिवाइड बाई 15 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, 3x प्लस 1 और ये आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8 जो पूरे जो चैप्टर है उसकी एक ही एक्सरसाइज है। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ होंगे, इनको हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।